विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग चैप्टर 5 परिवहन के तीसरे भाग के अंतर्गत जलमार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जलमार्ग सभी परिवहन मार्गों में ये सबसे अधिक सुविधाजनक, सबसे अधिक सस्ता माध्यम है और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जलमार्ग के अंतर्गत अन्य मार्गों की तरह, जैसे सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है, इनकी तरह कोई मार्ग बनाने की या मार्गों की देखरेख करने की, मार्गों की मरम्मत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जलमार्ग में महत्वपूर्ण जो आवश्यकता होती है वो बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध कराने की, अर्थात बंदरगाह वो स्थल जहाँ से माल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया और ले जाया जा सकता है। तो जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आंतरिक जलमार्ग और नंबर 2 समुद्री जलमार्ग। तो आज हम सबसे पहले आंतरिक जलमार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आंतरिक जलमार्ग में मुख्य रूप से आंतरिक जलमार्ग जो स्रोत हैं वो नदी, नहर, सरोवर और समुद्र के तट के किनारे या देश के अंदर के भागों तक होने वाले जल परिवहन को हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। फिर से कि नदियों, नहरों और सरोवरों द्वारा देश के तटीय किनारे एवं देश के आंतरिक भागों तक, अंदर के भागों तक जो जल परिवहन होता है उसे हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि विश्व के मुख्य आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो विश्व के आंतरिक जलमार्गों में सबसे पहला है ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस जलमार्ग। जो सेंट लॉरेंस नदी है ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर आए हुए जो सरोवर हैं उन सरोवरों से ये सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो यूएसए और कनाडा इन दोनों देशों के जो 5 सरोवर हैं उन 5 सरोवरों को नहरों और लॉक गेट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ करके विश्व के सबसे बड़े आंतरिक जलमार्ग का निर्माण किया गया है। परिणामस्वरूप जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर सरोवर के किनारे डुलुथ, मिशिगन सरोवर के किनारे स्थित शिकागो, ओंटारियो सरोवर के किनारे टोरंटो, एरी सरोवर के किनारे स्थित बफेलो, क्लीवलैंड एवं टोलेडो और यूरोन सरोवर के किनारे यूरोन आदि छोटे बड़े अनेक बंदरगाह विकसित हुए हैं। इससे बड़े समुद्री जहाज़ क्यूबेक के दक्षिण में सेंट लॉरेंस से होकर इस महाद्वीप के आंतरिक भाग में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। यानी मतलब जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर आए हुए जो सरोवर हैं उन 5 सरोवरों को सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा जोड़ करके नहरों और लॉक गेट के माध्यम से एक विश्व के सबसे बड़े आंतरिक जलमार्ग का निर्माण किया गया है। दूसरा है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि मुख्य नदी है मिसिसिपी और मिसिसिपी में जो मिलने वाली उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको जोड़ने वाली नहरें मैक्सिको की खाड़ी तक एवं पूर्व किनारे के कुछ नहरों एवं नदियों द्वारा अटलांटिक किनारे के साथ संपर्क स्थापित किया गया है। इस मार्ग द्वारा, मिसिसिपी जलमार्ग द्वारा जो मालवाहक जहाज होते हैं वो मिनियापोलिस तक आवागमन कर सकते हैं। तीसरा जलमार्ग है पश्चिम यूरोप एवं मध्य यूरोप का जलमार्ग। पश्चिम यूरोप एवं मध्य यूरोप में जो भी विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ये जलमार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप के उत्तरी मैदान को पार करके उत्तरी सागर, जिसको हम नॉर्थ सी भी कहते हैं, इससे मिलने वाली जो मुख्य नदियां हैं सीन, राइन एवं एल्ब और उनकी सहायक नदियां एक दूसरे के साथ में मिल करके महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्गों का निर्माण करती हैं। चौथा है वोल्गा जलमार्ग। ये जलमार्ग पूर्व यूरोप की जो मुख्य नदियां हैं, पूर्व यूरोप की मुख्य नदियां हैं वोल्गा, डॉन, नीपर आदि नदियों द्वारा विशाल
जल प्रणाली की रचना हुई है। मॉस्को वोल्गा नहर द्वारा रूस की राजधानी मॉस्को तक जा सकते हैं और रूस की अन्य नदियों में इनासे एवं लीना नदियाँ, इनासे जिसको एनीसी पुराना नाम भी कहते हैं, एनीसी के नाम से भी जानते हैं, लीना नदियाँ अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गुजरने के कारण विशेष महत्व नहीं रखती हैं। पांचवा है पराना पराग्वे जलमार्ग। ये जलमार्ग दक्षिण अमेरिका का मुख्य आंतरिक जलमार्ग है और दक्षिण अमेरिका में आई हुई पराना और पराग्वे ये दो मुख्य नदियाँ हैं। इन दोनों नदियों का जल रियो डी ला प्लाटा के ज्वारमुख से होकर अटलांटिक महासागर में मिलता है। पराना नदी में सांता फे एवं पराग्वे नदी में एसेंशन तक जलमार्ग की सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका की अमेजोन, चीन की हुआंगहो, यांगजियांग एवं सिक्यांग तथा भारत की गंगा नदी आंतरिक जलमार्ग के रूप में उपयोगी है। ये तो हुए विश्व के मुख्य आंतरिक जलमार्ग। पहला है ग्रेट लेक्स एवं सेंट लॉरेंस जलमार्ग, दूसरा मिसिसिपी जलमार्ग, तीसरा पश्चिम यूरोप एवं मध्य यूरोप का जलमार्ग, चौथा वोल्गा जलमार्ग, पांचवा पराना पराग्वे जलमार्ग। अब इसके बाद हम भारत के आंतरिक जलमार्गों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में आंतरिक जलमार्गों की क्या स्थिति है। तो भारत में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास जिन राज्यों में हुआ है वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो भारत में कुल लगभग 14,477 किलोमीटर लंबाई के आंतरिक जलमार्ग आए हुए हैं, जिनमें से 10,027 किलोमीटर लंबी नदियाँ और 4,438 किलोमीटर लंबे नहरों के द्वारा आंतरिक जलमार्ग के रूप में उसका उपयोग होता है। तो मुख्य आंतरिक जलमार्ग जो भारत के हैं वो इस प्रकार हैं। तो भारत के आंतरिक जलमार्गों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। यह जलमार्ग, इसकी मुख्य नदी है गंगा नदी। गंगा नदी के ऊपर हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग की सुविधा प्राप्त होती है। इस मार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो जहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की बात आवे तो मुख्य नदी गंगा और इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर लंबाई का जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर आया हुआ है और धुबरी से नादिया तक ये जलमार्ग आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करता है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, ये केरल का मुख्य आंतरिक जलमार्ग है। केरल राज्य में आई हुई उद्योग मंडल नहर जो 250 किलोमीटर एवं चंपाकार नहर एवं कोटापट्टम नहर जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, ये गोदावरी एवं कृष्णा नदी का क्षेत्र जिसमें 1028 किलोमीटर की लंबाई का जलमार्ग जो काकीनाडा एवं पुडुचेरी नहर तथा कालुवेली सरोवर पर बना हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, ये ब्रह्माणी नदी पर, ब्रह्माणी नदी उड़ीसा की मुख्य नदी है, तो ब्रह्माणी नदी पर उसके तालचर धमारा नहर, छरबतिया धमारा नहर, ये जलमार्ग लगभग 585 किलोमीटर की लंबाई वाला है। ये तो हुए विश्व के मुख्य आंतरिक जलमार्ग और भारत के मुख्य आंतरिक जलमार्ग। अब हम समुद्री परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चीज़ वस्तुओं एवं मानव की हेराफेरी के लिए, चीज़ वस्तुओं मानव को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ये समुद्री परिवहन ये सस्ता माध्यम है, क्योंकि महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसमें छोटे से लेकर के बड़े से बड़े जहाज़ आसानी से चल सकते हैं। समुद्री मार्ग का उपयोग कोई भी देश कर सकता है और अन्य मार्गों की तुलना में ऊर्जा की भी कम ज़रूरत पड़ती है, जिससे माल सामान की ढुलाई सस्ती पड़ती है। वर्तमान समय में जहाज़ों का आधुनिकीकरण करके उन्हें अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है, जिसमें वायरलेस, रडार, दूर संवेदन, नौकायन प्रणाली आदि की सुविधा उसमें उपलब्ध कराई गई है। अब हम चर्चा करेंगे कि विश्व के समुद्री मार्ग कौन कौन से हैं। मानचित्र देखिए, जिसमें दिखाए समुद्री मार्गों के बारे में और मुख्य जो बंदरगाह हैं उनके बारे में बताया गया है, जिससे आप ध्यान से अगर मानचित्र को देखेंगे तो ख्याल आ जाएगा। जिसमें पहला है उत्तर अटलांटिक मार्ग।
उत्तर अटलांटिक मार्ग, ये समुद्री मार्ग कनाडा और यूएसए को पश्चिम यूरोप के साथ जोड़ता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्ग माना जाता है। तो पश्चिम यूरोप में जो मुख्य बंदरगाह आए हुए हैं, पश्चिम यूरोप में आए हुए जो मुख्य बंदरगाह हैं, लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर, हैम्पटन, रोटरडैम, हैम्बर्ग, लिस्बन और ब्रेमेन। जबकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर क्यूबेक, हैलिफैक्स, न्यूयॉर्क, बोस्टन, पोर्टलैंड और फिलाडेल्फिया ये मुख्य बंदरगाह हैं। अर्थात पश्चिमी यूरोप के से ये मुख्य बंदरगाह हैं। ये उत्तर अमेरिका के आए हुए इन बंदरगाहों के बीच में माल सामान की हेराफेरी होती है। अब इस मार्ग द्वारा, इस समुद्री मार्ग द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का आयात निर्यात होता है? तो इस मार्ग द्वारा कपड़ा, रसायन, यंत्र, फौलाद, रासायनिक खाद आदि कनाडा एवं यूएसए में निर्यात किया जाता है। और वो जहाज़ जो माल सामान लेकर के जाते हैं, जब वो वापस आने लगते हैं तो वो वापस आते हुए जहाज़ों में गेहूँ, लकड़ी की लुगदी, तांबा, लोहा और फौलाद यूरोप लाए जाते हैं। तो इस प्रकार भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का मार्ग यूरोप के औद्योगिक रूप से विकसित देशों भूमध्य सागर, लाल सागर, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है। साथ ही यूरोप से एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया की ओर मालवाहक जहाज द्वारा माल सामान की हेराफेरी होती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मिसप्रिंट के कारण ये सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा माती आ गई है, जिसको बाद में आप समझेंगे। तो इसके बाद में है सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने के लिए इस नहर का निर्माण कार्य किया गया है। सुएज नहर को बनाने का श्रेय जो है वो फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनांड द लेसेप्स को जाता है। यह जलमार्ग 1869 में पूर्ण हुआ था और इस नहर के बन जाने से, शुरू हो जाने से पश्चिमी यूरोप एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच का अंतर घटकर लगभग आधा हो गया है। इस नहर पर उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में सुएज बंदरगाह आए हुए हैं। अब इसके जो भाग हैं, केप ऑफ गुड होप मार्ग। केप ऑफ गुड होप मार्ग सुएज नहर के पहले का ये महत्वपूर्ण मार्ग था। यह मार्ग पश्चिम यूरोप को पश्चिम अफ्रीका के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ जोड़ता है। इस मार्ग द्वारा बड़े पैमाने पर जो महत्वपूर्ण कीमती खनिज हैं, उन खनिजों का, जिनमें सोना, तांबा, हीरा, कलई, क्रोमियम और मैग्नीज तथा कृषि में पैदा होने वाली जो फसलें हैं, जैसे कपास, पाम ऑयल, मूंगफली, कॉफ़ी एवं फलों का आयात निर्यात मुख्य है। दूसरा है उत्तर अटलांटिक जलमार्ग के बाद में दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग। यह जलमार्ग पश्चिमी यूरोप और पश्चिम अफ्रीका के देशों को ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे बंदरगाहों के साथ जोड़ता है। इस मार्ग का अगर हम तुलना करें तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग की अपेक्षा दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग का विशेष महत्व नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किनारे पर जो देश आए हुए हैं, उन देशों की जनसंख्या कम है और वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अर्थात उनका अधिक विकास नहीं हुआ है। मात्र दक्षिण पूर्व ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हुआ है। रियो डी जनेरो एवं केप टाउन के मध्य पूर्व पश्चिम मार्ग पर भी अधिक व्यापार नहीं होता है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के दोनों देशों के पास समान संसाधन एवं उत्पादन है। अब ब्राज़ील से कौन कौन सी चीज़ों का निर्यात किया जाता है? तो ब्राज़ील से कॉफ़ी, कोको और अर्जेंटीना से गेहूँ, मांस और ऊन एवं सन उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को निर्यात किया जाता है। और इसके बदले में, निर्यात के बदले में जो निर्मित एवं अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं वो आयात की जाती हैं। इसके बाद में तीसरा है उत्तर प्रशांत जलमार्ग। यह जलमार्ग उत्तर अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर आए हुए जो बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों में वानकूवर, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एवं पूर्व एशिया के योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर आदि बंदरगाहों को जोड़ता है। उत्तर प्रशांत महासागर के बीच से होकर कई जलमार्ग गुजरते हैं तथा सभी मार्ग होनोलुलु पर जाकर के एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। एशिया में जापान, हांगकांग,
दक्षिण कोरिया एवं ताइवान से मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन जैसे कपड़ा, विद्युत उपकरण एवं दक्षिण पूर्व एशिया से रबर, नारियल, चीनी, चाय, रेशम, तंबाकू एवं खिलौने का निर्यात होता है। जबकि उत्तर अमेरिका के देशों में से एशिया के देशों में फल, मांस, दूध की बनी हुई वस्तुएं, गेहूं, कागज़ की लुगदी, खनिज तेल आदि का आयात किया जाता है। इसके बाद दक्षिण प्रशांत जलमार्ग। दक्षिण प्रशांत जलमार्ग पश्चिमी यूरोप एवं उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में मौजूद छिटपुट द्वीपों को पनामा नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। इस मार्ग द्वारा जहाज़ें हांगकांग, फिलीपींस एवं इंडोनेशिया तक जाती हैं। इस मार्ग पर गेहूँ, ऊन, मांस, दूध, फल, दूध के उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादनों का परिवहन किया जाता है। पनामा तथा सिडनी के बीच का अंतर 12,000 किलोमीटर है। इसके बाद अगला नहर है पनामा नहर। विद्यार्थी मित्रों, पनामा नहर का निर्माण उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में आया हुआ जो संयुक्त भूभाग था उसे खुदाई करके तैयार किया गया है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। पनामा नहर बनने से उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिम किनारे के बीच का अंतर बहुत कम हो गया है। पनामा नहर की एक विशेषता है कि इसमें एक जलपाश प्रणाली है, लॉक सिस्टम है, जिसमें जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उन जहाज़ों को नहर के तल के अनुसार ऊपर नीचे किया जाता है। इस नहर को पार करने में जहाज़ों को लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है। नीचे आकृति में पनामा नहर की आकृति दी गई है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये आज जलमार्गों के बारे में चर्चा हुई। अब इसके बाद की चर्चा नेक्स्ट भाग में की जाएगी। धन्यवाद।